राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। रजत शर्मा को दिए अपने इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने 400 पार के दावे का राज खोल दिया। उन्होंने बताया कि चुनावों के तीसरे चरण तक विपक्ष को ये एहसास भी नहीं हुआ कि मैं उन्हें कहां ले जा रहा हूं। बात सही भी है। तीसरे चरण तक विपक्ष के सारे नेता 400 पार के नारे का मजाक उड़ाने में लगे थे। वे किसी तरह जनता को यह विश्वास दिलाने में लगे थे कि इस बार मोदी 400 पार नहीं होने वाले हैं। लेकिन मोदी के इस नैरेटिव में फंसकर विपक्ष के नेता कहीं न कहीं ये मानने लगे कि सरकार तो मोदी की ही आ रही है और जनता में ये मैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया कि 2024 की लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि एनडीए को मिलने वाली सीटों की है। एक तरफ जहां मोदी और एनडीए के सभी दल मोदी को 400 पार पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वहीं विपक्ष किसी भी तरह से मोदी को 400 पार होने से रोकने के लिए कवायद कर रहा है। तब तक विपक्ष के नेता जनता को यह बता रहे थे कि अगर मोदी को 400 सीट मिली तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। जब विपक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि हम मोदी के नैरेटिव में फंस गए हैं, तो विपक्ष के सारे नेता बीजेपी को मिलने वाली सीटों के अलग अलग आंकड़े देने लगे। कोई 143, कोई 150, कोई 200 के अंदर तो कोई 230 तक भाजपा को सीटें देने लगा। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, प्रत्येक चरण में विपक्षी नेता भाजपा की सीटें घटाकर बताने लगे, लेकिन इनमें से कोई भी ये नहीं बता पाया कि उनको खुद को कितनी सीटें मिल रही हैं। एक बात साफ है, अगर मोदी को सत्ता से हटाना है तो विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन क्या आपको लगता है इस चुनाव में कांग्रेस मजबूत हुई है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कांग्रेस क्या अपना पुराना स्कोर भी मेंटेन रख पाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन 200 सीटों पर भाजपा का मुकाबला सीधे कांग्रेस से है, उन सीटों में से करीब 95% सीटें पिछले 2 चुनावों में भाजपा ने जीती हैं। अब सवाल उठता है, क्या कांग्रेस इन सीटों पर बढ़त बना पाएगी? तो इसका जवाब कोई भी दे सकता है कि यह लगभग नामुमकिन है, क्योंकि न तो इन सीटों पर किसी तरह की कोई सत्ता विरोधी लहर है और न ही गठबंधन के कोई भी साथी इन सीटों पर कांग्रेस की मदद कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस इन सीटों पर बड़ा उलटफेर करने में कैसे कामयाब हो सकती है? दूसरी बात, भाजपा ने जहां अपने चुनाव प्रचार का फोकस उन सीटों पर रखा है जहां वो कमजोर रही है, जबकि कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार का फोकस वहां रखा है जहां वो पहले से मजबूत रही। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस अपनी पुरानी सीटों को बचाने पे ज़्यादा फोकस कर रही थी बजाय नई सीटें जीतने के। ऐसे में अगर हम देखें तो जातिवाद और क्षेत्रीय समीकरणों में फंसी हुई 1-2 सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा 2024 में भी चुनाव परिणाम इन सीटों पर वही रहने वाला है जो 2014 और 2019 में रहा था। उत्तर भारत में पंजाब ही एक ऐसा राज्य था जहां पे कांग्रेस को 13 में से 8 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पंजाब में भी कमज़ोर नज़र आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो इसके बड़े बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा के साथ चले गए। दूसरा, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से पूरे देश में गठबंधन किया है, लेकिन पंजाब में नहीं। यहाँ इसका सीधा मुकाबला अपने ही गठबंधन साथी आम आदमी पार्टी से है। अब ये जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि दिल्ली में जहाँ हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, हरियाणा में जहाँ हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, उसी की सीमा से लगते हुए पंजाब में हम अलग अलग लड़कर क्या जनता के लिए कर सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होने के कारण कांग्रेस के बड़े नेता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और महिला विरोधी चेहरे के खिलाफ बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास मौका था कि जिन हालातों से आम आदमी पार्टी गुजर रही है, उन हालातों में आम आदमी पार्टी की सच्चाई जनता के सामने रखकर अपनी सीटें बढ़ा सकती थी,
लेकिन कांग्रेस गठबंधन के चक्कर में चुप है और इसका फायदा वहां जमीन तलाश रही भाजपा और अकाली दल को मिल सकता है। यही हाल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में है। वहां भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को गठबंधन से दूर रखा है। एक तरफ जहां कांग्रेस के बड़े नेता ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने से कतरा रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी ने कांग्रेस की पिछली बार जीती हुई 2 सीटों पर भी ऐसे प्रत्याशी उतार दिए कि कांग्रेस के लिए अब वो सीटें जीतना भी मुश्किल है। केरल में भी कांग्रेस के साथ लगभग यही कहानी है। वहां भी गठबंधन साथी सीपीएम ने कांग्रेस को फंसा दिया है। यहां तक कि राहुल गांधी की वायनाड सीट भी सीपीएम के चक्कर में फंस गई है। इस बार केरल से भी कांग्रेस पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी ऐसी उम्मीद नहीं है। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में भी कांग्रेस के लिए कुछ खास नहीं है। वहां कांग्रेस की पिछली बार जीती हुई गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली सीट जीतने के लिए भी कांग्रेस को पूरी ताकत लगानी पड़ी है। उसके बावजूद भी वो सीट कांग्रेस जीत पाएगी या नहीं, इसमें संशय है। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन के भरोसे पर है, लेकिन ग्राउंड पर आपको इसका कोई भी असर नजर नहीं आएगा। दिल्ली और हरियाणा में मुझे नहीं लगता कांग्रेस कोई भी सीट जीतने में सफल हो पाएगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी की वो बात सही साबित हो सकती है कि कांग्रेस इस बार अपने शहजादे यानी राहुल गांधी की उम्र जितनी सीटें भी जीतने में कामयाब नहीं हो पाएगी। देखना होगा 54 साल के युवा नेता राहुल गांधी कांग्रेस को 54 सीटें जिताने में कामयाब होते हैं या नहीं। वैसे पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस का स्कोर 2014 में 44 सीट और 2019 में 52 सीट रहा है। इस बार देखते हैं क्या होता है। मुझे तो लगता नहीं कांग्रेस इस बार 50 का स्कोर पार कर पाएगी। आपको इस पे क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।